Okay, so we'll go ahead with the next question. Question number 4. A wheel is rolling along the ground with a speed of 2 meter per second. The wheel is rolling along the ground with a speed of 2 meter per second. The magnitude of velocity of the points at the extremities of the horizontal diameter of the wheel is equal to. तो ये क्वेश्चन में पहले बोला क्या है वो अच्छे से समझ लो. You have a wheel which is rolling along the ground with a speed of 2 meter per second. तो ये जो wheel है, it is rolling along the ground with a speed of 2 meter per second. आपको पूछा है the magnitude of velocity of the points at the extremities of the horizontal diameter. horizontal diameter के जो extremities है, extreme points है, जैसे कि ये point हो गया, इस point का velocity का magnitude कितना है. तो ये जो पॉइंट है, एक्सट्रीम एंड पे जो पॉइंट्स है, उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक आएगा यहाँ पे विच इज लीनियर मोशन की वजह से, और दूसरा होगा टेंजेंशियल विच इज हियर. तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, इट विल बी अलोंग द डायगोनल, मतलब यहाँ पे. सो दिस इज रिजल्टेंट वी आर. So as you can see from the diagram itself, V r equal to under root of V square plus V square. अब ये दोनों V की वैल्यू सेम आएगी. I hope you have worked out कि सेम क्यों आएगी. मैंने मतलब ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे फाइंड करोगे. एक्सट्रीम एंड पे जो पॉइंट है उसके दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है बिकॉज टेंजेंशियल है. तो ये जो रिजल्टेंट डेट इज अलॉन्ग डायगोनल, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट. सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था दैट आई हैव टोल्ड यू टेंजेंशियल वेलोसिटी भी 2 आएगा. वो क्यों आएगा, आई होप यू हैव वर्कड आउट. तो 2 अंडर रूट ऑफ 2v, और इसकी वैल्यू कितनी है, कितना है 2. तो आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट 2. तो 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. तो हो गया ऑप्शन सी. क्या आएगा ए का क्या आएगा, ए का 2v. वाई 2v, वाई 2v. ओके, वेरी गुड. तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है. लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो टू द राइट और टैंजेंट इज आल्सो टू द राइट. तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होने की वजह से दे विल जस्ट एड अप. तो v प्लस v ऐसा होगा. वेरी गुड. v और ये v तो हो जाएगा कितना 2v. तो a का तो 2v आ गया, a का 2v आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर a गया. और b का तो तुमने अब भी फाइंड किया ना, रूट 2v. तो रूट 2v कहाँ दिख रहा है ऐसा, B एंड D में. तो 2v रूट 2v और C पॉइंट 0, C पॉइंट 0. वेरी गुड. क्यों, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो यहाँ पे है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन का, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो टेंजेंशियल का यहाँ पे आएगा. तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, दे विल कैंसिल आउट. तो यू विल हैव ऑप्शन नंबर बी. ए दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो एडिशन v प्लस v 2v. बी हमने अभी देखा था, एक टू द लेफ्ट और एक डाउनवर्ड्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर. तो कितना आ गया रूट 2v. तो 2v रूट 2v. और सी के लिए लीनियर वेलोसिटी जो है ट्रांसलेशनल वो टू द राइट है और टेंजेंशियल टू द लेफ्ट है. तो कैंसिलेशन v माइनस v 0. ऑप्शन नंबर बी. डन, खत्म, सिंपल. तो इस क्वेश्चन में लिखने का कुछ है नहीं, इट इज ऑल जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 किलोग्राम, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 7 मीटर. हाइट 7 मीटर है, प्लेन का लेंथ 7 मीटर नहीं बोला है. रिमेंबर हाइट इज 7 मीटर. द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर एज इट रीचेस द ग्राउंड लेवल इज. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, मान लो ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, द हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन h
वो दिया हुआ है आपको 7 मीटर। यू हैव अ सॉलिड स्पीयर विच इज रोलिंग डाउन, और सॉलिड स्पीयर का मास दिया है आपको 1, रेडियस दिया हुआ है 10, और आपको पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर एज इट रीचेस द ग्राउंड लेवल। तो इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स व्हाट इज v, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सॉलिड स्पीयर के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर था 2/5, तो ये हो जाएगा 10/7, 2/5 प्लस 1 दैट इज 7/5, 5 गया ऊपर तो 10, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10gh बाय 7 आंसर इज 10। क्यों 10? क्योंकि 10 इंटू जी के लिए 10 इंटू हाइट इज 7, 7 कैंसल, 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। Next question, question number 7. A ball rests upon a flat piece of paper on a table top. तो बॉल है, उसके नीचे पीस ऑफ पेपर है, उसके नीचे टेबल है। द पेपर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, इस पेपर को हमने हॉरिजॉन्टली पुल कर लिया, बट क्विकली टुवर्ड्स राइट एज शोन। Related to its initial position with respect to table, the ball remains stationary if there is no friction between the paper and the ball, moves to the left and starts rolling backwards, that is to the left if there is friction between the paper and the ball, moves forward, that is in the direction in which the paper is pulled. Here the correct statements are is r, जो भी होगा, both 1 and 2, only 3, only 1, only 2। गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया पक्का पक्का। क्या बोला है क्वेश्चन में? बॉल, बॉल के नीचे पेपर, पेपर के नीचे टेबल। ठीक, अभी तुमने पेपर को खींच लिया, पुल कर लिया, तो ये जो बॉल है it will remain stationary if there is no friction between the paper and the ball. ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर तुम ऐसा पेपर पुल कर लेते हो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल स्टेशनरी रहेगा। ये तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट तुम घर पे भी कर सकते हो। जस्ट टेक अ वेरी स्मूथ पेपर एंड ब्रिंग अ वेरी स्मूथ बॉल, कीप इट ऑन अ टेबल, पेपर खींच लो। व्हेन यू पुल द पेपर यू विल सी कि बॉल कहीं मूव नहीं हुआ, वहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मूव टू द लेफ्ट एंड स्टार्ट रोलिंग बैकवर्ड्स, ये भी ट्रू है। एक्शन रिएक्शन, खींचोगे राइट तो फ्रिक्शन है ना यहाँ पे, तो क्या होगा? सो खींचोगे तो द बॉल विल स्टार्ट रोलिंग बैकवर्ड्स, करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे कर लो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। वो जो एक टेबल बनाया था हम लोगों ने, याद है क्या? एक टेबल बनाया था एक्सेलरेशन का, याद आ रहा है? रोलिंग मोशन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, स्पीयर रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एज द स्पीयर रीचेस द बॉटम? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर।
जब आपको बोला है स्पीयर और बताया नहीं कौन सा स्पीयर, तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्पीयर लेना पड़ता है। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 2/5, 2/5 प्लस 1 7/5, 5 गया ऊपर तो 5g sin थीटा बाय 7 है क्या ऐसा? ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं पड़ेंगे, यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन थ्योरी क्लासेस। तो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे 2/5 लिखो, उसको सॉल्व करो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाँ दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको याद आ रहा होगा तो। और सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोला है, ऑफ सेम हाइट बट डिफरेंट इंक्लिनेशंस। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो दो अलग अलग इंक्लाइन प्लेन से रोल करके आ रहा है, हाइट इज सेम बट इंक्लिनेशन इज डिफरेंट। इन बोथ केसेस स्पीड एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी सेम, v और t। स्पीड विल बी सेम but time of descent will be different, speed will be different but time of descent will be same, speed and time of descent both are different। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक बॉडी दो अलग अलग प्लेन्स, और एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें एक प्लेन और चार बॉडीज, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर आएगा वो भी। चलो देख लेते हैं ए है कि क्या है, देख लेते हैं। स्पीड का इक्वेशन याद है, व्हाट इज स्पीड, अभी तो बताया था, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बॉडी सेम है मतलब ये कांस्टेंट है, हाइट भी सेम है तो ये भी कांस्टेंट है, 2g तो कांस्टेंट ही है तो v कांस्टेंट है। मतलब अगर दो मेरे पास इंक्लाइन प्लेन्स है, इफ आई हैव टू इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ द सेम हाइट बोला है ना यहाँ पे, तो v तो सेम रहने वाला है, लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट विल नॉट बी द सेम, टाइम ऑफ डिसेंट विल चेंज। क्यों चेंज, याद आ रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाय g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, बॉडी सेम है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, लेकिन थीटा इज नॉट कांस्टेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफरेंट है। तो कैसे इमेजिन करोगे, सिंपल, लेट अस से ये एक प्लेन है जिसका हाइट है h, theta is theta 1, I can have another plane of the same height, but you see angle is different, है ना, ऐसा हो सकता है ना ऐसा, yes। तो मेरे को ये बता दो, वैसे क्वेश्चन में तो नहीं पूछा लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, दोनों में से कौन से केस में टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा होगा, सेकेंड में, जिसका इंक्लिनेशन कम उसका टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या सेम हुआ स्पीड और क्या सेम नहीं हुआ, तो ऑप्शन स्पीड विल बी सेम बट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट, हो गया डन। क्योंकि ऑनलाइन सॉल्यूशन बहुत जगह पे 1.5 लिखा हुआ है तो दैट इज रॉन्ग। नीट क्वेश्चन नंबर 1, टू स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m, 5m और m ऐसे दो बॉडीज है, जो छोटा मास है उसका रेडियस भी कम है, रेडियस इज r, मास इज m, जिसका 5m मास है उसका रेडियस 2r है, दे आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन आपको दिया हुआ है 12r। If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision is, before collision कितना स्मॉलर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ये स्मॉलर बॉडी मान लेता हूँ m, इसका रेडियस मान लेता हूँ मैं r ही दिया हुआ है ना r, yes, तो इट इज r। देन आई टेक अ लार्जर बॉडी ऑफ रेडियस 2r बट मास 5m, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन बिटवीन दीज टू बॉडीज वाज 12r। उस 12r में से यहाँ का 2r गया, यहाँ का r गया, तो ये बच गया, कितना बच गया 9r। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 9r है, ओके। इसका मास पता है m, उसका मास है 5m, दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो नाउ। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब कोलिजन होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट था लाइटर वन, उसने मान लो x1 डिस्टेंस कवर किया, इसने मान लो कितना डिस्टेंस कवर किया x2,
तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है। तो x1 प्लस x2 आ गया था 9r। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 9r। आपको x1 पूछा क्योंकि आपको पूछा है द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइटर मतलब फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी। गुड। अब अगर आपको x1 चाहिए तो x2 फाइंड करना है। x2 फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना। लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इफ यू अप्लाई दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर अप्लाई करोगे तो इस केस में क्या होता है, यू नो m इंटू v इज कॉन्स्टेंट, v इज प्रोपोर्शनल टू x, तो m इंटू x इज कॉन्स्टेंट। नॉर्मली ये होता है इन सम ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो गलती से टाइपिंग करते वक्त ऐसा लिखा गया होगा m बाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो m बाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखोगे तो आंसर अलग आएगा, ये लिखोगे तो अलग आएगा। ये करोगे तो क्या आएगा, m1 x1 इक्वल टू m2 x2 बराबर। m1 इज m, x1, m2 इज कितना 5m, x2। ये हो गया कैंसल एंड कैंसल। तो क्या आएगा आंसर, x2 इक्वल टू क्या आएगा x1 बाय 5। ये सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू विल हैव x1 प्लस x2 दैट इज x1 बाय 5 इक्वल टू कितना था 9r। तो ये कितना है, यस 6x1 बाय 5 इक्वल टू क्या आ गया 9r आ गया। ये 2 जा ये 3 जा है ना, पक्का, श्योर, गुड। तो x1 इक्वल टू 15 बाई 2, तो आंसर आ गया 7.5r, 7.5 ऑप्शन नंबर बी। और अगर गलती से सिर्फ हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते रहे ना, सॉल्यूशन ब्लाइंडली फॉलो किया, तो ऐसा दिया हुआ है m बाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उस केस में m1 बाई x1 इक्वल टू m2 बाई x2, वहां पे तुम्हारा जो x2 आता है वो 5x1 आता है। 5x1 लिखा तो यहाँ पे 5x1 प्लस x1 6x1, तो x1 इज 9r बाई 6 दैट इज 3 बाई 2 दैट इज 1.5। तो प्लस 4 के यहाँ पे हो जाएगा -1 अगर ऑप्शन सी लिखोगे तो। दैट इज वाई नॉट, यू शुड नॉट रिलाई ऑलवेज ऑन सम सॉल्यूशन। थोड़ा खुद का कॉन्सेप्ट पक्का करो, मोमेंटम कॉन्जर्वेशन लगाओ, क्योंकि कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कॉन्जर्व रहता है। तो यू हैव ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो सिंपल है, 2017, ये हमने अभी 3 बार सॉल्व कर लिया। ये अ रोप इज बाउंड अराउंड अ hollow cylinder. Hollow cylinder is like a ring of mass 3 kilogram and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? तो कुछ नहीं है, एक hollow cylinder है, hollow cylinder पे एक रस्सी है, उस रस्सी को तुमने खींच लिया विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। तो ये रस्सी जैसे ही आप पुल करोगे, तो ये जो स्ट्रिंग है आपने जैसे ही नीचे पुल किया विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, द सिलेंडर विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो सिलेंडर रोटेट होगा तो उसका अल्फा पूछा है, एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो ये आप कैसे सॉल्व करते हो बताया था मैंने, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इक्वल टू टॉर्क बाय आई, दिस इज आर इंटू एफ, दिस इज एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाय 2 मत लिख देना, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए। ये कौन है, हॉलो सिलेंडर है। तो एक आर गया, फोर्स कितना है, फोर्स है 30, मास कितना दिया हुआ है 3, मतलब ऊपर 10 आया, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मतलब 40 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 4 इंटू 10⁻⁻1 हो गया। 1 जा एंड 10 जा, ये ऊपर गया 10⁻⁻1 तो हो गया 100। 100 बाय 4 होता है 25, तो आंसर आएगा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ दिख रहा है हमको, ऑप्शन सी। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नॉट रियली डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट टाइप। 3 identical spherical shells each of mass m and radius r are placed as shown in figure। तो 3 spherical shells है, spherical shell is a hollow sphere। तो ये तीनों hollow sphere है
कंसिडर एन एक्सिस एक्स एक्स डैश, तो ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है विच इज टचिंग द टू शेल्स, इट इज टचिंग टू शेल्स, मतलब इन दोनों शेल्स के लिए एक्सिस इज टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ थर्ड, तो तीसरा जो शेल है वो रोटेट होगा अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज थ्री शेल्स अबाउट एक्स एक्स डैश इज, ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है, मैं करके दिखाता हूं लेकिन मैं बताऊंगा कि हाउ टू डू दिस डायरेक्टली। हमारे पास 3 शेल्स थे, 3, तो यू हैव 3, सिस्टम इज समथिंग लाइक दिस, एक के लिए द एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, बाकी 2 के लिए इट इज टेंजेंट, गुड, समथिंग लाइक दैट। तो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। तो टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस एक्स एक्स डैश विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 mr², क्यों, हॉलो स्फीयर, एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, इट इज 2/3 mr², और जो I2 और I3 दे हैव सेम वैल्यू 2/3 mr² प्लस mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना। सेकेंड एंड थर्ड दे आर रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट, टैंजेंट का डिस्टेंस होता है सेंटर से h = r, 2 एक्सिस पैरेलल हो गए, मैं यहाँ पे एक का सॉल्व करके देता हूँ, दूसरा आप कर लोगे, तो कोई भी एक अलोंग टैंजेंट ये फाइंड करना है, अलोंग डायमीटर तुमको पता ही है, और ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, h = r है, तो मान लेते हैं दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट, दिस इज डायमीटर, h is equal to r, h equal to r, h equal to r, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताता है तुमको IT equal to ID plus mh², दिस इज इक्वल टू 2/3 mr² प्लस mr², तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5/3 mr², करेक्ट, गुड। तो यू विल हैव I इक्वल टू, ये जो I1 प्लस I2 प्लस I3 था ना, उसमें से जो I1 है ये तो तुमको पता है ही, कितना है I1, फर्स्ट इज रोटेटिंग अबाउट डायमीटर, मतलब 2/3 mr², I2 और I3 सेम है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट, सेम है, तो 5/3 mr² प्लस 5/3 mr², तो 2 टाइम्स ऑफ 5/3 mr², 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट, 2/3 mr² तुमने निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचा, 1 + 5, तो कितना हो गया 6, 6/3 is 2, 2 into 2 is 4, तो 4 mr²। अब ये क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ध्यान तो सॉल्व करना ही नहीं था, ये 3 स्फीयर है हॉलो, अबाउट डायमीटर 2/3 mr² तो सब में आने वाला है, उसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दैट, भूल जाओ उसको। तो जो पहला स्फीयर था रोटेटिंग अबाउट डायमीटर, उसमें 2/3 आएगा, करेक्ट। अबाउट टैंजेंट, अबाउट टैंजेंट के लिए क्या करते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो 2/3 में क्या करोगे, +1 करोगे ना, 2/3 mr² प्लस mr², mr² को बाहर रखो, 2/3 + 1 कितना हो गया 5/3, ये 2 के लिए होने वाला है, किसके लिए, 2 के लिए, 5/3 × 2 मतलब I2 और I3 हो गया, और I1 का क्या था 2/3, तो 2/3 प्लस 2/3 × 5, 2/3 बाहर, 1 + 5 6, 2/3 × 6 कितना 4, mr² तो आएगा ही ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो तो आएगा ही, उसको क्यों देख रहे हो, सिर्फ नंबर्स को देखो, ऑप्शन नंबर सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, और अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी बहुत आएगा, बिकॉज इट इज समथिंग ऑफ अ गुड लेवल। पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r, एक डिस्क है जिसका रेडियस r है एंड मास कैपिटल M, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन पूरा समझ लो कि बोला क्या है।
ऐसा बोला है हमारे पास है एक डिस्क जिसका रेडियस है r और उसका मास है m। हमारे पास है एक डिस्क जिसका रेडियस है r और मास है m। इसमें से हमने एक सर्कुलर पार्ट कट कर लिया, सर्कुलर होल कर लिया, इसमें सर्कुलर होल कर लिया। हाँ राइट, याद रखना आप। तो व्हाट यू हैव डन इज अ सर्कुलर होल हियर, क्या ना ऐसा। तो व्हाट यू हैव डन इज अ सर्कुलर होल। लेकिन सर्कुलर होल कैसा किया वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? अ सर्कुलर होल ऑफ डायामीटर r, डायामीटर r। तो ये जो सर्कुलर होल है इसका रेडियस कितना हो गया? r/2। इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। गुड। whose rim, what is the rim, what is the meaning of rim? पेरिफेरी, उसका पेरीमीटर। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि आपने इसको ऐसा काटा है कि जो उसका रिम है वो यहां से पास होने वाला है, सब लिखा हुआ है। whose rim passes through the center। ओके गुड, यहाँ तक क्लियर। क्या पूछा है आगे? what is the moment of inertia of the remaining part of the disk। तो क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया मैं क्वेश्चन समझा देता हूं वापस एक बार। ये डिस्क था, इसका रेडियस कितना था? कितना है? r। मास कितना है? m। इसमें से हमने क्या किया? बताओ क्या किया? अरे एक सर्कुलर होल कट कर लिया। मतलब बेसिकली ऐसा है, पहले ऐसा था फिर हमने ऐसा कर लिया। गुड। और ये जो तुमने सर्कुलर होल कट किया है ना, इसका डायामीटर r है, तो इसका रेडियस कितना है? r/2। तो इसका रेडियस कितना है? r/2। मैं फिलहाल इसको r डैश बोलता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ r' इक्वल टू r/2। तो ये पूरा एक डिस्क बन गया, रिमेनिंग पार्ट प्लस स्मॉल डिस्क। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। तो मैं I को कैसे लिखूंगा? I1 प्लस I2। क्लियर? बराबर। इसका मास m था, रेडियस r था, इसका रेडियस है r/2 क्योंकि इसका डायमीटर r है। सही है। अगर आप एक बड़े डिस्क में से एक छोटा डिस्क निकाल लेते हो, उस छोटे डिस्क का रेडियस बड़े डिस्क का हाफ है, तो मास कितना होता है पता है? m/4 होता है। क्यों होता है? फॉर अ सिंपल रीजन। क्यों होता है बताओ? हाँ वो ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वाई r/4, वाई नॉट r/2 और समथिंग एल्स। मास इज प्रोपोर्शनल टू r²। तो रेडियस हाफ हुआ, तो मास 1/4 होगा। ऐसे ही होगा ना। सरफेस मास डेंसिटी सुना है क्या? सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है? सरफेस मास डेंसिटी मास अपॉन एरिया। अभी जो छोटा पार्ट है ये इसमें से निकालना तुमने, तो डेंसिटी क्या है? सेम है। तो मास अपॉन एरिया इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो मास प्रोपोर्शनल टू हो गया r²। तो अगर आपने हाफ रेडियस का पार्ट कट कर लिया तो मास 1/4 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट r² फैक्टर। पक्का? क्लियर? कि बाउंसर जा रहा है? बाउंसर जा रहा होगा तो बता दो, मैं वापस बता दूंगा, फॉर्मूला लिख के बता दूंगा। सबको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी ऐसे ट्रिक याद कर लेना है इसको। अगर एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, उसमें से छोटा डिस्क निकाल लिया जिसका रेडियस r/2 है, तो मास होता है 1/4। गुड। आपको पूछा रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। रिमेनिंग पार्ट बताओ, I1 बताओ, I1 बताओ। देखो ये जो ओरिजिनल डिस्क था, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब यहां से O से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर। तो जो पार्ट 1 है वो भी रोटेट होगा अबाउट सेंटर, और ये रोटेट होगा अबाउट टैंजेंट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये इधर था ना,
ये यहां था कि नहीं, तो कट करने के बाद ये जो छोटा डिस्क आया उसका एक्सिस कहां दिख रहा है, कहां से पास हो रहा है, टैंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो याद रखना सिर्फ जो छोटा डिस्क है इट इज रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्लियर यहां तक? पक्का पक्का, श्योर श्योर। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कौन चाहिए, I1। तो I1 कैसे निकालोगे, I माइनस I2, और I तो तुमको पता है क्या आएगा, mr²/2, और तुमको पता है I2 क्या आएगा, I2 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्मॉलर डिस्क अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा तो ऐसा है, ये पता है ये क्या, ये IC, ओके, ये क्या होता है mr²/2, लेकिन मैं इधर m'(r'² लिखने वाला हूं क्योंकि मैंने छोटे डिस्क के मास को बोला m' और रेडियस को बोला r', लेकिन जो छोटा डिस्क रोटेट होगा वो रोटेट होगा अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये और ये सेम है, सिर्फ ऐसा है इसको तुम फेस ऑन देख रहे हो, फेस ऑन मतलब ऐसा सामने से, ये था सेंटर का एक्सिस, ये था टैंजेंट, और इसी को तुम साइड से देखोगे उसको बोलते हैं एज ऑन। तो ये क्या है, एज ऑन है, ये है एक्सिस यहां से पास हो रहा है। तो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, IC प्लस mh², m'(h²), ओके। तो IO इक्वल टू IC प्लस m'(h) कितना है, h कितना है, r' नहीं, r/2 वो सब आखिरी में। अगर आपने बीच में ही r' से r में आ गए ना तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। एक छोटी सी गलती और जानबूझ के ऑप्शन दिए होते हैं, दैट यू मेक अ मिस्टेक। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि इसको आखिरी में m' से m में लाना, r' से r में लास्ट में लाना, पहले सब कुछ कर लो कैलकुलेशन बाद में। ये I0 क्या है, I2 है, तो ये क्या है, I2 है। IC क्या था, m'(r'²/2 प्लस m'(r'², तो क्या हो गया 3/2 m'(r'²। मैं तुमको इसका भी ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये सारे स्टेप गायब हो जाएंगे यहाँ से। हाँ, लेकिन पहली बार तो बताना पड़ेगा, तो पहली बार देख लो। अब बताओ मेरे को व्हाट इज m', हाँ m/4, तो I2 इज ऑलरेडी 3/2 है, m' आ गया m/4, r' इज r/2 उसका स्क्वायर, तो r²/4, गुड, ओके। तो I2 आ गया ये 32, 3/32 mr²। तो I1 इज I माइनस I2, ऐसा था कि नहीं, यस। I क्या था, माइनस mr²/3 mr²/32। 32 में लिखूंगा ही नहीं, मैं 2 × 16 लिखूंगा, मुझे कैलकुलेशन कम करना है, इसके लिए तुमको करना है तो करो, 32 लिखो, करते बैठो सॉल्व। mr²/2 कॉमन, क्या आ गया 1 माइनस 3/16, वेरी गुड। mr²/2, 16 में से 3 गए, 13 और 16, तो कितना आ गया 13 mr²/32, 13 mr²/32, ऑप्शन बी। अब आ जाते ट्रिक पे, ये कुछ भी नहीं करना है, इतने सारे स्टेप्स है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऑफकोर्स JEE में भी आया था। मैं बताता हूँ करना क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से सुन लेना। बड़ा डिस्क mr²/2, अभी याद रख लो, इसके 2 पार्ट कर दिए, एक छोटा डिस्क और एक बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट को मैंने 1 बोल दिया और जो छोटा डिस्क था उसको 2 बोल दिया। रिमेनिंग पार्ट का फाइंड करना है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 था, तो I1 इज I माइनस I2, उसमें से I का प्रॉब्लम नहीं है, I2 का प्रॉब्लम है। I2 मतलब स्मॉल डिस्क, एंड दिस स्मॉल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट विच एक्सिस, टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये तो पहले से पता है 3/2 mr² होता है कि नहीं।
होता है ना, लेकिन 3/2 एम आर स्क्वायर नहीं बोल सकता मैं, 3/2 एम डैश आर डैश स्क्वायर बोल सकता हूँ। करेक्ट, एम डैश m/4, r डैश r/2 उसका स्क्वायर, यस, तो आ जाएगा m/4 r स्क्वायर बाय 4, 4 4 16, 4 4 16, 1/2 तो पहले से था, 3/2 तो पहले से था ना बार, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन में 3/2 तो आता ही है ना, तो उसको तो पहले साइड में ही रखो तुम 3/2, यहाँ पे क्या बन गया mr स्क्वायर बाय 16, mr स्क्वायर बाय 16, i में से i2 माइनस करना था, i क्या था mr स्क्वायर बाय 2, i2 क्या आया 3mr स्क्वायर बाय 2 इंटू 16, 32 मतलब mr स्क्वायर बाय 2 बाहर, बाहर 1 बचा पहले टर्म में, दूसरे टर्म में बचा 3/16, व्हाट इज 1 माइनस 3/16, 13/16, बाहर कौन बैठा था mr स्क्वायर बाय 2, तो mr स्क्वायर बाय 2 इंटू 3/16 कितना हो गया 13/16, 13/16 था ना, पक्का ना, हाँ, तो 13/16 इंटू mr स्क्वायर बाय 2 मतलब 13 mr स्क्वायर बाय 32, क्या सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो डायरेक्ट आंसर आते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। 2018 PYQ, a solid sphere is rotating freely about its symmetry axis. Symmetry axis for a solid sphere or a hollow sphere is about diameter. Okay. Symmetry, what is symmetry? Same in all directions ना, same everywhere. Is free in free space. तो एक solid sphere है जो rotate हो रहा है about symmetry axis in free space. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. हमने radius बढ़ा दिया लेकिन mass को same रखा है. Which of the following physical quantity would remain constant for the sphere? Angular momentum हमेशा conserved होता है in such cases. Angular momentum will always remain constant. हमने mass same रख के सिर्फ radius increase किया है. Angular momentum remains constant. Angular velocity will not remain constant. Angular velocity will change. क्योंकि तुम अगर mass same रख के radius बढ़ा रहे हो, मास सेम रख के रेडियस बढ़ा रहे हो, विच मीन्स दैट यू आर डिक्रीजिंग डेंसिटी, डेंसिटी डिक्रीज होना, तो ओवरऑल एक्सिस से मास दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है ना मास, तो इनर्शिया चेंज होगा, इनर्शिया चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, तो स्पीड तो चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, मैंने जैसे बताया, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज गेटिंग चेंज। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है आई और ओमेगा पे, जब आई भी चेंज हो गया, ओमेगा भी चेंज हो गया, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो चेंज। व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर आपको इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन चाहिए तो और दो मेथड है। इफ यू वांट मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो उसके लिए भी मेथड है, तो सिंपल है। यू रिमेंबर dl/dt इक्वल टू टाउ, याद है? हाँ, पूरे क्वेश्चन में कहाँ बोला है कि एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, हमने लगाया क्या? नहीं, तो टॉर्क क्या है फिर? जीरो। तो अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये एक तरीका है सोचने का, और एक मेथड भी है विच आई विल नॉट डिस्कस क्योंकि इतना सफिशिएंट है। आगे जाके ऐसे क्वेश्चन और आएंगे। ग्रेविटेशन में हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था जहाँ पे सेम क्वेश्चन था, मास ऑफ अर्थ इज केप्ट सेम, रेडियस चेंज, तो वहाँ पे बताया था मैंने ऐसे क्वेश्चंस में लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 2015 का PYQ। इसके मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, 3, एंड ईच टाइम स्टेप्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। पहले मेथड में सबसे ज्यादा स्टेप्स आएंगे, दूसरे में कम है, तीसरे में और भी कम है। पॉइंट मासेस M1 एंड M2, पॉइंट मासेस M1 एंड M2 are placed at the opposite ends of a rigid rod बोलना चाहिए था, rigid rod of length L, rod is missing, and negligible mass। तो ये जो rod है उसका मास क्या है? निग्लिजिबल है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे क्या? नहीं। गुड। द रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। द पोजिशन ऑफ पॉइंट P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by। Good। क्वेश्चन समझ में आया?
तो क्वेश्चन इनको समझ में नहीं आया तो वापस बता देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रॉड है, मासलेस है, इसके दोनों एंड पे पॉइंट मासेस है। एक एंड पे है M1, एक एंड पे है M2। हमको इस रॉड को रोटेशन में सेट करना है अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड पासिंग थ्रू सम पॉइंट P। अब जितना तुमने अब तक रोटेशनल डायनामिक्स सीखा है उसमें कम से कम तुमको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्सिस कहां से पास हो रहा है उस पर डिपेंड करता है इनर्शिया, मतलब अपोजिशन टू द मोशन, और इनर्शिया पे डिपेंड करता है एंगुलर स्पीड। यहां तक क्लियर? एक्सिस कहां से पास हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा इनर्शिया, क्योंकि यू नो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कुछ? इट टेल्स यू हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट एन एक्सिस, और इफ यू रिमेंबर रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर इनर्शिया डिसाइड्स ओमेगा। तो वापस से बता देता हूं, रॉड मासलेस, 2 पॉइंट मासेस, एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है, वो P पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर मुझे इस सिस्टम को रोटेट करवाना है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, बोला ऐसा, द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, तो ये P पॉइंट कहां होना चाहिए ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास, एक्सिस जहां से पास हो रहा है, so that work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum। तो क्या मिनिमम बोला है? हाँ, वर्क मिनिमम बोला है कि एंगुलर स्पीड मिनिमम बोला है? वर्क। अगर तुमको इस रॉड को रोटेट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ बाय एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। जब आप लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट करवाते हो तो फोर्स लगाते हो, दैट फोर्स डज वर्क ऑन द सिस्टम। यहाँ पे आप रॉड को क्या करवा रहे हो? रोटेट, तो क्या लगाओगे? टॉर्क। तो हमको इस ऑब्जेक्ट को रोटेशन में सेट करना है विथ सम स्पेसिफिक कांस्टेंट स्पीड, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क। अब वर्क डिपेंड करता है एक्सिस कहां से पास हो रहा है। गुड। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक एक्सिस है वो कहीं और से पास हो रहा है और मैंने इसको वर्क करके रोटेशन में सेट कर दिया सेम स्पीड के साथ। तो यहां से जब एक्सिस पास हो रहा था तो भी स्पीड सेम है, यहां से भी सेम है, लेकिन वर्क रिक्वायर्ड इज नॉट सेम। मैंने आपको डोर का एग्जांपल भी दिया था। डोर को रोटेट करने के लिए आप जितना एक्सिस के पास में फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, मतलब ज्यादा वर्क होगा। दूर लगाओगे तो कम होगा। तो मतलब स्पीड सेट करने के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू स्पीड सेट करने के लिए वर्क डिपेंड करता है एक्सिस कहां से पास हो रहा है। अब एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2। x2 हो जाएगा L माइनस x1, क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड को मैंने L मान के रखा है इसके लिए। क्लियर यहां तक? पक्का पक्का। वर्क डन इस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैंने जो इसको वर्क, इस सिस्टम को जो वर्क किया वो सिस्टम को क्या करवाएगा? रोटेशन करवाएगा। तो दैट वर्क विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। यहाँ तक क्लियर है? अपने आप तो रोटेट होगा नहीं ना, तो तुम वर्क करोगे तो वर्क एनर्जी है, तो उस वर्क ने क्या किया? रोटेशन कर दिया, तो वर्क अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। लेकिन हमको पता है, हमको क्या पता है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये सिर्फ रोटेट होगा, लीनियर मोशन तो है नहीं। प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। लेकिन रॉड का इनर्शिया क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि मास क्या है? क्योंकि आपको याद है ना, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मास जीरो तो इनर्शिया जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पक्का। अब JEE के लिए खासकर दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि जो रॉड है इसका भी मास है, तो उस केस में तीसरा टर्म भी आएगा। फिलहाल तो नहीं है, तो फिलहाल ऐसा रखो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन?
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ I1 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्योंकि एक रॉड पे तुमने 2 मास फिक्स कर दिए हैं, तो जितनी स्पीड से रॉड घूमेगा उतनी स्पीड से दोनों मूव करेंगे। तो एंगुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास और डिस्टेंस में। ना मास सेम है और डिस्टेंस सेम है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? I1 एंड I2। ओके, तो हाफ कॉमन I1 प्लस I2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो हाफ I1, व्हाट विल बी I1? व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो पहले का मास कितना है? m1, डिस्टेंस कितना है? x1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर बोलो या इसको x बोल दो, चलता है। तो आई विल कॉल दिस एज x, बेटर ऑफ। तो ये l माइनस x आ गया, तो ये आ गया m1 x स्क्वायर प्लस I2 इज m2 l माइनस x का स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सही है। आपको क्या पूछा था? वर्क रिक्वायर्ड इज टू बी, वर्क रिक्वायर्ड इज मिनिमम। आपको पता है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना? पता है ना? मैंने मेरे गाड़ी चला रहा था, मैंने एक्सीलेटर पूरा ही घुमा दिया और मेरी गाड़ी का स्पीडोमीटर मेरे को कंटिन्यूसली दिखा रहा है 120, क्योंकि मैं मेरी गाड़ी को कौन सी स्पीड पे चला रहा हूँ? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, मिनिमम वैल्यू इज आल्सो कांस्टेंट। तो जहां भी मिनिमम मैक्सिमम वर्ड सुनोगे वो क्या होता है? वेरी गुड, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो फॉर वर्क टू बी मिनिमम, वर्क मिनिमम होने के लिए वर्क का डेरिवेटिव होना चाहिए 0, लेकिन वर्क इज अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो किसका डेरिवेटिव 0 होगा? काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन डेरिवेटिव में तो नीचे एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है ना। तो मेरे को बताओ इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन है? कौन है? x। वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल। अभी हाफ तो हो नहीं सकता, तो कांस्टेंट है। ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो बचा कौन? x। तुम डिस्टेंस ही चेंज करोगे ना, वेरिएबल कैसे ढूंढते हो? तुम जब एक्सिस को शिफ्ट करते हो तो कौन चेंज होता है? m चेंज होता है क्या? नहीं। तो कौन चेंज होता है? तो वेरिएबल कौन है? तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन? x विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैथ्स का बेस लगेगा ही लगेगा। नीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, तो पहले तो पता ना चाहिए वेरिएबल कौन है। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मैंने m1 m2 कहाँ चेंज किया? मैं सिर्फ एक्सिस को शिफ्ट करने वाला हूँ। एक्सिस को शिफ्ट करूंगा तो कौन चेंज होगा? तो ये वेरिएबल x है इधर, तो इसका डेरिवेटिव लो। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का वो क्या आया था? हाफ। और कौन था? m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस x का स्क्वायर था क्या ऐसा? और साथ में कौन था? ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, बराबर। ठीक है, मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को। जस्ट रिमूव दिस। फाइन। ओके, दिस इज आई विल कीप। अब बताओ हाफ क्या है? कांस्टेंट। वेरी गुड। बाहर ओमेगा नॉट क्या है? कांस्टेंट। बाहर। और मैंने तो बताया फॉर मिनिमम डेरिवेटिव क्या होता है? मिनिमम वैल्यू मतलब क्या? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? तो इधर मैं क्या लिखने वाला हूं? 0। यहाँ पे 2 टर्म है क्या? यस। तो मैं दोनों टर्म का इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव ले लेता हूं, एक m1 x स्क्वायर का और दूसरा m2 l माइनस x स्क्वायर का। तो इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव ले लिए, ये इधर लाए और 0 कर दिए। 2 into 0 is 0, 0 upon anything is 0, 0 upon 0 छोड़ के, क्योंकि 0 upon 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो वो छोड़ के ओमेगा नॉट स्क्वायर को लाया तो 0 हो गया। m1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2m1x। m2 कांस्टेंट है बाहर, l माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव f ऑफ x रेज टू n वाला फॉर्मूला, n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 है ना, मतलब 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। वो छोड़ना मत, वो छोड़ोगे
तो आंसर नहीं आएगा, उसको रखो, क्योंकि वही है जो माइनस साइन देने वाला है। ओके, तो इक्वल टू, अब बताओ 2 है ना दोनों में कॉमन, m1x, ठीक है। यहां पे क्या बचा, m2l माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ l इज 0 क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज -1, तो ये जो बीच का प्लस था वो हो गया माइनस, और ये 2 को भी यहां पे लाके क्या कर दिया, 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू क्या आ गया आपका, m1x माइनस क्या आ गया, m2l माइनस x, तो m1x इक्वल टू m2l माइनस x। आपको पूछा क्या था, x पूछा था, x इक्वल टू m2l माइनस x अपॉन, पूछा था x इक्वल टू, बताओ क्या क्या आएगा, हो गया ना सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सिर्फ हमको x इक्वल टू के फॉर्म में लाना है। तो m1x इक्वल टू m2l माइनस m2x, तो m1x प्लस m2x इक्वल टू m2 इंटू l, तो m1 प्लस m2 इंटू x इक्वल टू m2l, तो x इक्वल टू m2l अपॉन m1 प्लस m2। आ गया क्या है आंसर बताओ, सी। अभी देखो, बट मैंने बोला ना मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, तो ये था मेथड 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप्स कम से कम है, 15 स्टेप, एक स्टेप को मैं 30 सेकेंड भी गिन लेता हूं तो 15 स्टेप को हो गया 7.5 मिनट, 7.5 मिनट एक क्वेश्चन को, नॉट एफोर्डेबल। तो लेट्स टॉक अबाउट एफोर्डेबिलिटी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व से हमेशा, जैसे तुमने पहले देखा, m इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट, तो सीधा सीधा आ जाना m इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट, मतलब बेसिकली m1 x1 इक्वल टू m2 x2, x1 था x, x2 था l माइनस x। उसको सॉल्व करो, यही तो स्टेप है, यहीं पे आगे वापस से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू m2l अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट। 4 या 5 स्टेप, मेरे को ये भी नहीं चाहिए। मेथड 3 इज नो मेथड, कुछ नहीं करना। चलो बता दो क्या करना फिर, ऑप्शन देखना, x इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू, ठीक है। और ये x डिस्टेंस कहां से है, कहां से है, m1 से है, m1 से है ना, हाँ, m1 छोड़ दो, उसके अपोजिट एंड पे देखो कौन दिखता है, m2, कितना दूर है, l दूर है ना, l, हाँ, तो m2l अपॉन टोटल मास, m2 इंटू l अपॉन टोटल मास कितना है, m1 प्लस, तो वही तो था m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो जिस एंड से या जिस मास से डिस्टेंस पूछा है एक्सिस का, तो उसको छोड़ दो, सामने देखो कौन है सामने, m2, कितना दूर है, l, तो m2l अपॉन m1 प्लस m2। अगर यही डिस्टेंस तुमको m2 से पूछा होता तो m1l अपॉन m1 प्लस m2, 0 स्टेप एंड 4 मार्क्स, लेस देन 2 सेकेंड्स। ऑफकोर्स वो सर्कल करने का टाइम लगेगा ना, तो उतना टाइम लगेगा, हो गया। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द ट्रिक दैट आई हैव टोल्ड यू। लुक एट द अपोजिट एंड, चेक व्हाट इज द मास, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, लेकिन ऑफ कोर्स रॉड का मास वहां पे नहीं होता है, वहां पे रॉड का मास नहीं था, मासलेस रॉड था। अगेन अ लाइट रॉड मतलब मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l, तो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में डिस्टेंस कितना होगा, l, has two masses m1 and m2 attached to its two end। तो सेम टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is। आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पूछा है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक मास है आपके पास m1, दूसरा मास है आपके पास m2। अब यहाँ पे भी गड़बड़ कर जाते हैं, गड़बड़ क्यों होता है पता है क्या, कई बार ऐसा you end up thinking moment of inertia of the system about axis perpendicular to the rod। ओके, यहां तक समझ में आया।
पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। घाई घाई में ना सेंटर ऑफ मास पढ़ते नहीं, सेंटर पे दिखा देते हैं एक्सिस। वो कब होगा? जब दोनों एंड पे मास सेम होंगे, तब दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर, वो तब होगा, अब नहीं होगा, वो तब होगा। तो अब ऐसा होगा, ये m1 होगा और ये m2 है। ये इस डिस्टेंस को तुमको x1 बोलना है, x1 बोल दो, इसको क्या बोलोगे फिर? x2। ठीक है, टोटल लेंथ कितना था? l। आपको क्या पूछा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम में कितने मासेस है? 2। तो मोमेंट इनर्शिया क्या होगा? I1 प्लस I2। I1 इज m1 x1 स्क्वायर, m1 x1 स्क्वायर, ये याद रखो। अब I1 इक्वल टू m1 x1 स्क्वायर। अभी मैंने बताया x1 कहां से है? m1 से। m1 छोड़ दो, सामने कौन है? m2 है। कितना दूर है? अपॉन क्या करेंगे? m1 प्लस m2। इस टोटल का क्या होगा? क्या होगा? स्क्वायर होगा। I2 कैसे फाइंड करेंगे? m2 x2 स्क्वायर। तो m2 x2 कहां से है? m2 से वो छोड़ दो, सामने कौन है? m1 है। कितना दूर है? l अपॉन m1 प्लस m2। सारे स्टेप्स बीच के गए क्योंकि हमको ट्रिक पता थी, नहीं तो ये कम से कम 8 स्टेप और आ जाते बीच में। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 प्लस I2। व्हाट इज I1? लिखा है उधर m1, इधर क्या आया था? m2l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 दोनों जगह पे है और वो स्क्वायर है क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर था। इसके लिए पहले टर्म में m1 m2 स्क्वायर l स्क्वायर, बराबर? यस। दूसरे में m2 m1 स्क्वायर l स्क्वायर। यहां से भी आप m1 और m2 को कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना? हाँ, m1 m2 आ गया और साथ में कौन आ गया? l स्क्वायर आ गया। पहले टर्म में क्या बचा? m1 m2 गया, l स्क्वायर भी गया, तो कौन बचा? m2 बचा एक बार, वेरी गुड। उधर कौन बचा? m1 बचा, वेरी गुड। तो ये और ये एक बार हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आया? m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ऑप्शन बी। ओके, तो सफिशिएंट फॉर टुडे।